हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने संधारित्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आगे हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू लेते हैं। आगे बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे ठीक है, मान लीजिए आपको 3 संधारित्र इस तरह दिए हो बेटा। एक, ये आपका दूसरा संधारित्र है और ये आपका तीसरा संधारित्र है। मान लीजिए ये संधारित्र आपका 2 माइक्रोफेरेड का है, ये आपका 3 माइक्रोफेरेड का है और ये संधारित्र बच्चों आपका 5 माइक्रोफेरेड का है। ठीक बच्चों, अब कुछ इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजिंग इस तरह की हुई है कि यहाँ पर इस तरह कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह का आपको कनेक्शन दिया हुआ है और ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। अब बच्चों आपसे कहा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब बिंदु ए व बी के मध्य इस सिस्टम की धारिता का मान क्या होगा। आपको इसकी धारिता का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो अब इसकी धारिता हम किस तरह निकालेंगे बच्चों। तो आपको पता है कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो धारिता कैसे निकाली जाती है। तो उनका जो तुल्य धारिता निकालने जो फॉर्मूला श्रेणी क्रम होती है आपकी 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर समांतर क्रम में है तो CP = C1 + C2 + C3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये देखना कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन संधारित्र समांतर क्रम में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन से श्रेणी में और कौन से समांतर में, तो आप बता नहीं सकते। बता सकते हो क्या। अब आप में से कुछ बच्चे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये और ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तो ये तीनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। आप ये कहोगे बेटा। अगर आप ऐसा कहते हो कि ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो गलत होगा। क्यों। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर बीच में एक जॉइंट आ रहा है तार का, यहाँ पर बीच में एक जॉइंट आ रहा है तार का। अगर ये जॉइंट नहीं होता तो हम कहते हैं कि तीनों एक इस लाइन में है तो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट हैं। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह से आपको दिखे तो श्रेणी क्रम, बट जॉइंट आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा है, कि जो हमें दिख रहा है वो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर लफड़ा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर ये पता करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि ये संयोजन आपका श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो बच्चों अब हम ये कैसे पता करें कि ये संयोजन आपका श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो अब इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों हम ऐसे करते हैं। अब इसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। तरीका क्या है कि आप जिन बिंदुओं का विभव एक जैसा है उनको पॉइंट नाम देंगे, या ऐसे कहो कि आप, चलो मैं समझाने तरीका बता रहा हूँ कि आप गाड़ी चलाओगे तो आप ड्राइवर हो खुद ए, ठीक है, ए नाम के आप गाड़ी चला रहे हो। तो ये ए गाड़ी चलते चलते यहाँ पर पहुंची आपकी, ये ए गाड़ी ए चलते चलते यहाँ पर आई। अब इस गाड़ी को जाने के 2 रास्ते हैं, एक इधर रास्ता है और एक इधर वाला रास्ता। अगर इधर देखे तो इधर इस गाड़ी को खाई दिखाई दे रही है, तो ये गाड़ी कहेगी कि मैं इधर जा नहीं सकती हूँ, खाई में गिर जाऊंगी। तो ये गाड़ी क्या होगी, जो ये वाली गाड़ी अब किस रास्ते को फॉलो करेगी, इस रास्ते को फॉलो करोगी। तो इस रास्ते को फॉलो करते 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 ये गाड़ी आपकी यहाँ पर आ जाएगी और ये आपका पॉइंट ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो ये गाड़ी वाला तरीका मैंने कि गाड़ी केवल आपको समझाने का उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये है कि जो विभव इस पॉइंट का है वही विभव इस पॉइंट का है और वही विभव इस पॉइंट का, मतलब ये पॉइंट समान विभव वाले पॉइंट हैं। अब इधर देखें तो ए चलने के बाद यहाँ पर आ गई। अब इधर भी ए के लिए खाई है और इधर भी खाई है, तो ए कहीं भी जा नहीं सकते, तो आप पॉइंट ए को यहीं पर आके स्टॉप कर दोगे बच्चों। इसी तरीके से आप पॉइंट बी को चलाओगे। तो जब पॉइंट बी मतलब बी नाम की जो गाड़ी है वो चलेगी, तो वो चलते चलते बच्चों आपकी यहाँ पर पहुंची बी नाम की गाड़ी। अब इस गाड़ी के चलने के फिर वही 2 रास्ते हैं, एक इधर है और एक इधर है। आप कहोगे कि इधर भी, इधर क्या आपकी खाई है,
तो ये बी वाली गाड़ी इधर चल नहीं सकती, तो ये बी वाली गाड़ी क्या करेगी, इस रास्ते को अपनाएगी और इस रास्ते से होते होते बच्चों आपकी ये गाड़ी जो बी वाली गाड़ी है वो इस वाले पॉइंट पर आके पहुंच जाएगी। तो ये आपका पॉइंट बी आ गया। तो अब इस गाड़ी के लिए इधर भी खाइए और इधर भी खाइए। तो बच्चों आप ये देखो अब ध्यान से, कोई ऐसा जॉइंट तो नहीं है जिसको मैंने कुछ नाम नहीं दिया हो, तो जिसको मैंने कुछ नाम नहीं दिया हो। तो इस जॉइंट को ए नाम है, इस जॉइंट पर भी बी नाम है, इस पर भी नाम है, इस पर, सभी जॉइंटों को मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बच्चों, आपको धारिता किस किस के मध्य पूछी है। आपसे कहा गया कि आपको धारिता बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य ज्ञात करनी है। तो ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है और हमें धारिता ए और बी के मध्य ज्ञात करनी। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ए और बी के बीच में हम लोग एक संधारित्र जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में क्या कर दिया, एक, क्योंकि आप देख रहे हो ए और बी के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में आप एक संधारित्र जोड़ दोगे। आपने एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता कितनी बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर भी बी और ए के बीच में एक संधारित्र और है, भाई ये भी बी और ए के बीच में है, तो इसको भी आप किसके बीच जोड़ोगे, बी और ए के बीच में। तो ए और बी के बीच में आप कहीं पर भी एक संधारित्र और जोड़ दोगे बच्चों इस तरीके से। ये कितने का बच्चों होगा, 3 माइक्रोफैरड का। फिर बच्चों आप क्या करोगे, फिर आप देख रहे हो कि ए और बी के बीच में एक संधारित्र और है 5 माइक्रोफैरड का। तो आप अब क्या करोगे बच्चों, ए और बी के बीच में एक संधारित्र और कनेक्ट कर दोगे, कितने का, 5 माइक्रोफैरड का। ठीक है, जो 3 संधारित्र है तीनों आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, तो बच्चों जब आप ध्यान से देखोगे तो अब आप सीधा कहोगे सर यहाँ पर तो ये तीनों समांतर क्रम में, क्योंकि इन तीनों की एक जो पहली वाली प्लेट ए पर और दूसरी वाली प्लेट बी पे कनेक्ट है, तो ये समांतर क्रम में। और आप सबको पता कि समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + के C3। तो आप तो इस संयोजन की जो तुल्य धारिता वो कितनी होगी, 3 + 2 + 5। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 3 2 5 5 10 माइक्रोफैरड। तो इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है उस तुल्य धारिता को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो कितना है बच्चों, वो है आपका 10 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात है। अब हम इससे आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक कि सभी चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बेटो, अगला जो न्यूमेरिकल है वो आपको दिया हुआ है, इस तरीके से है। इस तरह का ये आपको दिया हुआ है और ये नेटवर्क है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इस तरह का आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक इस तरह का संयोजन है जिसमें बहुत से संधारित्र है, ये अनंत तक ये नेटवर्क आपका जा रहा है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये सी 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 और इनफाइनाइट, मतलब इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम इंग्लिश में, अनंत श्रेणी की सीढ़ी वाली प्रॉब्लम, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को इस नाम से
भी जानते हैं, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आपसे कहा गया कि इस तरह का एक नेटवर्क है, बहुत से संधारित्र हैं, ये आपका नेटवर्क चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और कहाँ तक चलता जा रहा है बेटा? अनंत तक ये चलता जा रहा है। तो आपसे कहा गया है कि बिंदु ए व बी के मध्य इस नेटवर्क की या इस संयोजन की तुल्य धारिता का मान क्या होगा, आप बताओ या ज्ञात कीजिए। तो अब हम बिंदु ए और बी के मध्य इस नेटवर्क की तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे बच्चों? सोचो आप कैसे निकालेंगे, कोई तरीका होगा? अब आप कहेंगे सर हम क्या देखेंगे, श्रेणी और समांतर देखेंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। तो आप कब तक जोड़ते जाओगे बेटा? क्योंकि ये तो श्रेणी अनंत श्रेणी तक है, अनंत तक जा रहा है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि इसको अनंत तक जोड़ते हुए जाओगे, ठीक है ना? तो अनंत तक आप जोड़ते हुए जाओगे तो ये तो इनफाइनाइट लेटर प्रॉब्लम है। तो अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसका एक तरीका होता है बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो जब भी ऐसी कोई अनंत श्रेणी वाली क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा क्रम बार बार रिपीट हो रहा है। देखो आप नंबर दो, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये 1 2 1 2 1 2, ऐसे को मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तरह 1 2 1 2 1 2 का ये कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो अब ये अनंत तक ये नेटवर्क चल रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये अनंत तक चलता जाएगा इस तरीके से। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा इस संयोजन की, मैंने कहा माना इस संयोजन की तुल्य धारिता x है। ठीक बच्चों, मैं बोल रहा हूं इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी बच्चों? x है। अगर इस संयोजन की तुल्य धारिता x है तो अब हम कैसे इस नेटवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो बेटा कैसे करेंगे, सी 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 सी। अब एक चीज देखो, मैं कह रहा हूं ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी x है। अगर बच्चों एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं एक समुद्र है और समुद्र में पानी भरा, समुद्र पानी है, तो मैं कह रहा हूं समुद्र, मैं इसको किसी ने पूछा कि समुद्र में कितना पानी है, मैंने कहा x लीटर पानी है, ठीक है? मैंने कहा समुद्र में कितना पानी है, x लीटर पानी है समुद्र के अंदर। अब उस समुद्र जो x लीटर पानी है, उस पानी में से मैंने क्या किया, कुछ पानी बाहर निकाल लिया। जब मैंने उस समुद्र में x लीटर पानी है उससे कुछ पानी बाहर निकाल लिया, अब मैं आपसे कहता हूं बताओ अब कितना पानी है उसके अंदर? तो आप फिर भी क्या बोलोगे, x लीटर, क्योंकि जैसे समुद्र में कोई सीमा नहीं है पानी की, अगर उसमें मैं कह रहा हूं x लीटर पानी है तो आप उसे कितना पानी निकालो x लीटर ही कहलाएगा। तो ऐसे ये अनंत तक है। तो ये नेटवर्क एक समुद्र की तरह है, इसमें ऐसा नेटवर्क अनंत नेटवर्क है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी है, x है। अगर बच्चों मैं इसमें से इस नेटवर्क को हटा दूं, ये नेटवर्क मैंने छुपा दिया, और अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तुल्य धारिता कितनी है, इसको हटा दो। अब भी ये क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट बीच में ये नेटवर्क तो अनंत तक ही है भाई। इसमें भी अगर मैं आप बोलोगे तो इसे हटाने के बाद तो आप क्या बोलोगे कि अब भी ये कहां तक चल रहा है, इसमें कितने नेटवर्क है, ऐसे अनंत। यहां पे भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, कितने नेटवर्क है इसके, अनंत। तो आपके ये अनंत नेटवर्क है इस तरीके के। तो अब आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कहा ये इस पूरे का कितना x, मैं आप सोचो इसको हटाने के बाद में पूछूं अब कितना है x, इन दो को हटाने के बाद पूछूं कितना x, इन दो को हटाने के बाद पूछूं तो भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये अनंत तक ये नेटवर्क आपका चलता हुआ जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करो, यहां पर जस्ट जहां ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये देखो आपका नेटवर्क पहला कहां पे समाप्त हो, जैसे पहला नेटवर्क रिपीट हो रहा है 1 2 फिर 1 2, तो मतलब जहां पर आपका पहला नेटवर्क कंप्लीट हो उस पर जस्ट आप क्या करो, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो। जहां पर आपका पहला नेटवर्क कंप्लीट हो उसके जस्ट बाद, जैसे 1 2 यहां पे कंप्लीट हो रहा है तो उसके जस्ट बाद क्या करो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपको ये करना 1 2 मतलब पहला नेटवर्क कंप्लीट, पहला नेटवर्क कंप्लीट हो उसके जस्ट बाद मैंने क्या किया, एक लाइन खींच ली। अब मैं कह रहा हूं इस पूरे का कितना है, x है, इस पूरे का
धारिता कितनी है x। तो आप क्या करो, इस पूरे को हटाओ और इस जगह, इस पूरे की जगह कितना जोड़ दो, x धारिता के संधारित्र जोड़ दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका ये नेटवर्क कुछ इस तरह का बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आपका C है और आपने क्या किया, इस पूरे को हटाया और जो आपने ये लाइन वाले पॉइंट है, इन लाइन वाले पॉइंट के बीच में क्या जोड़ दिया, एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता कितनी बच्चों, x है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, ये धारिता इसकी C है, ये C है और ये x है। ठीक है, तो अब A और B के बीच तुल्य धारिता कैसे निकालोगे आप, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे C इक्विवेलेंट। अब कैसे निकालोगे C इक्विवेलेंट बताओ। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये संधारित्र और ये संधारित्र कौन से क्रम में है बच्चों, आप कहेंगे ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो पहले भाई इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन, अब ये से सॉल्व करेगा, आप कहेंगे ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा बेटा, इन दोनों के संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, CS। कैसे करते हैं श्रेणी क्रम में, मैंने क्या तरीका बताया, अगर 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। और मैंने आपको बताया यदि आपके पास केवल कितने हो, यदि हमारे पास केवल 2 संधारित्र हैं, ठीक है, तो 2 के लिए क्या करो, आप उन दोनों की गुणा को उन दोनों के जोड़ से भाग दे दो। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों के संयोजन की तुल्य धारिता निकालू तो क्या होगी, दोनों गुणा करो x इंटू सी डिवाइड बाय दोनों का जोड़ x प्लस सी। तो ऐसे कर, जब आप ऐसे करोगे तो अब ये नेटवर्क कुछ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये नेटवर्क कुछ इस तरीके से बन गया। ये तुल्य धारिता आपकी C है और इन दोनों के संयोजन की कितनी हो गई बच्चों आपकी, इन दोनों के संयोजन की हो गई आपकी, इन दोनों के संयोजन एक संधारित्र जोड़ दो जिसकी धारिता कितनी हो गई, x C अपॉन x प्लस सी। ठीक है, एक्स सी अपॉन एक्स प्लस सी। क्लियर। अब ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। अब देखो बच्चों ये दोनों कौन से संयोजन में है, आप कहेंगे ये दोनों तो आपके समांतर क्रम संयोजन में है या नहीं। तो जब ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम में आप कैसे निकालोगे, सी इक्विवेलेंट या सी पी कैसे जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो, तो सी प्लस एक्स सी अपॉन एक्स प्लस सी। तो C इक्विवेलेंट कितनी आ गई बच्चों आपकी, तुल्य धारिता कितनी आ गई, x प्लस सी आपका एलसीएम आ गया। तो यहां से C इंटू एक्स प्लस सी और प्लस में एक्स सी। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ बच्चों आपका, तो आपको तुल्य धारिता कितनी आ गई, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स सी कह लो इसे, एक्स सी प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स सी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। तो बच्चों आपकी जो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट वो कितनी आ गई, सी स्क्वायर प्लस 2xc अपॉन एक्स प्लस सी। तो आपने अभी क्या किया, बिंदु ए और बी के मध्य इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात की है। ठीक है, अब ये तुल्य धारिता आपकी आ गई। अब आपने पहले क्या कहा है, आपने लिखा हुआ है कि इस संयोजन की ए और बी के मध्य, मैंने लिखा हुआ माना इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, एक्स। और आपने जब इस पूरे को सॉल्व किया आपके अकॉर्डिंग तुल्य धारिता कितनी आई, ये आई। और बट आपने इसके पहले कहा कि इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी आपकी, एक्स है। तो अब आप क्या करना है, इस सी इक्विवेलेंट, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इसकी तुल्य धारिता क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, सी इक्विवेलेंट क्या होगी, सी इक्विवेलेंट जगह आप क्या रख दो, एक्स सी रख दो। सी इक्विवेलेंट, सॉरी सी इक्विवेलेंट कितना होगा, संयोजन की तुल्य धारिता आपकी एक्स है, तो सी इक्विवेलेंट जगह आप एक्स रख दो। तो एक्स इक्वल कितना बच्चा होगा, सी स्क्वायर प्लस 2xc डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। क्लियर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणन, ठीक है, जब इसका वज्र गुणन करेंगे तो कैसे होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस 2xc। तो बच्चों ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स सी माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सीधराचार्य जो आप जानते हो वो तरीका आप अप्लाई करो, निकल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा इसका, माइनस x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है इसमें, माइनस एक्स, तो माइनस बी मतलब माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना आपका, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 1 और सी की वैल्यू कितनी आपकी, माइनस सी स्क्वायर।
अपॉन 2a, 2a की वैल्यू, a कितना आपका 1, तो ये x की वैल्यू आई, तो x इक्वल टू कितना आया आपका माइनस सी, सॉरी माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4ac, ठीक है ना। तो ये कितना, अरे ये गलत किया ना, एक्स माइनस एक्स नहीं बच्चों, एक्स तो इसमें वेरिएबल है ना, तो माइनस सी आएगा यहाँ पे, है ना, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर, सी आएगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। तो एक्स यहाँ कितना आ गया माइनस माइनस प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर और प्लस के 4 c² डिवाइड बाई 2a 2। तो बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया c प्लस माइनस अंडर रूट 5c² डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी c प्लस माइनस c अंडर रूट 5 बाई 2। अब हमें पता है कि धारिता आप चाहो, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव, ये वैल्यू बड़ी है इस c से, तो और कभी धारिता नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, तो आप केवल पॉजिटिव टर्म लेंगे। तो जब पॉजिटिव टर्म लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, केवल पॉजिटिव टर्म लेंगे जब, क्योंकि नेगेटिव टर्म लेने पर क्या होगा, नेगेटिव टर्म क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो c माइनस सी बाई रूट 5, इसकी वैल्यू क्या होगी c से बड़ी होगी, तो ये टर्म क्या आएगी नेगेटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि धारिता हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी c प्लस माइनस सी अंडर रूट 5 बाई 2। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा इस संयोजन की तुल्य धारिता का। तो x इक्वल टू कितना आ गया, c कॉमन ले लो आप, 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, यहां तक कि आप सभी चीजें नोट करें बच्चों, ठीक है। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे नोट करो। चलो इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट देता हूं, यहां तक कि सभी चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास दो संधारित्र, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है, और इन दो संधारित्रों को हमने V विभवांतर की एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि बताओ इस संधारित्र के स्रोत के मध्य कितना विभवांतर होगा और इसके मध्य कितना विभवांतर होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट समझना, आपको दो संधारित्र दिए C1 और C2, श्रेणी क्रम में है, V विभवांतर की बैटरी से कनेक्ट है, और आपसे कहा गया कि C1 के मध्य कितना विभवांतर है और C2 के मध्य कितना विभवांतर। तो इसके दो मेथड है बच्चों। पहले मेथड फर्स्ट, पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके स्रोत के मध्य विभवांतर है V1, और इसके स्रोत के मध्य V में से V1 वोल्टेज ये खा गया, मैं ये कह रहा हूं, और V में से V2 वोल्टेज ये खा गया, मतलब इसके स्रोत के मध्य विभवांतर V1 है, इसके स्रोत के मध्य विभवांतर V2 है। अब आप सबको बता बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या चीज सेम होती है, आवेश सेम होता है। अगर ठीक है, जो आवेश इस पर होगा वही आवेश इस पर होगा, ये आप सब जानते हो कि अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी प्रत्येक प्लेट पर क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक बच्चों। तो अगर मैं इस पर इसके मध्य विभवांतर निकालू तो इसके मध्य विभवांतर क्या होगा, V1 क्या होगा बच्चों, V इक्वल टू द Q बाई C, तो Q बाई C1, क्लियर। अगर मैं V2 निकालू तो V2 क्या होगा बच्चों, आपका V2 होगा आपका V इक्वल टू Q बाई C, तो Q बाई C2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि V1 अनुपात V2 क्या होगा, V1 बटे V2 क्या होगा, तो आप क्या करोगे बच्चों, Q बाई C1 भाग में Q बाई C2, इस तरह करोगे। तो यहां से क्या आएगा, V1 भाग में V2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, Q से Q कैंसिल, आपका आ गया C2 बटे C1, क्लियर। तो यहां से आपको क्या आएगा बच्चों, V1 बटे V2 इक्वल टू क्या आ गया, C2 बटे C1, मतलब उल्टा आता है। तो आप कह सकते हो V1 अनुपात V2 इक्वल क्या, C2 अनुपात C1 है। तो अब V1 बाई V2, अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हुआ है जैसे आपने 10th छोटी क्लासों में 6वीं 7वीं 8वीं में
पढ़ा था कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, उनके पास 100 रुपये हैं और उन 100 रुपये को आप 2:3 में विभाजित कीजिए। तो आप कैसे करते थे? वही है, राम और श्याम दो दोस्त हैं, उनके पास कुल 100 रुपये हैं, उन्हें 2:3 में विभाजित कीजिए। तो आप कैसे करते हैं? उनका पहले अनुपात योग निकालते हो। 2 और 3 का अनुपात योग कितना गया? 5। तो राम के पास कितने रुपए होंगे? 100। कुल रुपए कितने? 100 गुना में राम का हिस्सा कितना? 2/5। तो राम क्या जाएंगे? श्याम कितना होगा? 100 गुना में श्याम का हिस्सा कितना? 3/5। तो इस तरीके से वही क्वेश्चन अब यहां पर है कि हमारे पास कुल विभवांतर है v और इस v विभवांतर को v1 और v2 का रेशियो निकालना। तो v1 और v2 में बांटना। तो v1 के पास कितना, v2 के पास कितना, कुल v। तो वो किस अनुपात में? C2 अनुपात C1। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? वही अनुपात जो निकालेंगे। तो v1 इक्वल टू क्या है बच्चों? v1 इक्वल टू कैसे निकालेंगे? v1 कुल कितना आपका? कुल है आपका v गुना में v1 का हिस्सा कितना? v1 का हिस्सा C2 बच्चों। v1 का हिस्सा कितना? C2 डिवाइड बाई अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना दोनों का? C1 प्लस C2। तो ये v1 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से आप v2 निकालेंगे। तो v2 कैसे निकालेंगे बच्चों? कुल विभवांतर कितना आपका? कुल विभवांतर v है और इसका हिस्सा कितना? v2 वाले का। v2 वाले का हिस्सा C1 है डिवाइड बाई दोनों का योग कितना हो गया? C1 प्लस C2 हो गया। तो ये v2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो v1 की वैल्यू v गुना में C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और v2 की वैल्यू v गुना में C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इस तरीके से आप v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इसका मेथड फर्स्ट है बच्चों। अब इसका मेथड सेकंड देखते हैं हम। मेथड सेकंड किस तरह से होगा? तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट कीजिए बच्चों। देखो इसका जो मेथड सेकंड है, हम मेथड में ज्यादा प्रेफर मेथड सेकंड को देता हूं। तो दूसरा मेथड कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट, ऐसे श्रेणी क्रम के लिए स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है? तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो मतलब C इक्विवेलेंट निकालो। जैसे C इक्विवेलेंट इसका कितना होगा? तुल्य धारिता निकालेंगे C1 गुना में C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब मैं कह रहा हूं इस संयुग्म की तुल्य धारिता ये C इक्विवेलेंट और इन दोनों को मैंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। तो अब इस श्रेणी क्रम में आवेश कितना होगा? Q कितना प्रवाहित होगा? Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू क्या होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। वही इस संयुग्म में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो आपने क्या किया? पहले इसका C इक्विवेलेंट निकाला, ये आ गया C1। जैसे आप निकालते हो कि अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम है तो C1 C2 डिवाइड C1 प्लस C2। ठीक है, Q आ गया आपका। अब Q सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकेंड, Q का मान ज्ञात करो, मतलब कुल आवेश Q का मान ज्ञात करो। Q का मान निकालो। Q इक्वल टू क्या होगा बच्चों? C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां से आपको Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, C इक्विवेलेंट इंटू V से आपकी क्या आ गई? Q की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि इसके स्रोत के मध्य विभवांतर निकालेंगे। तो इसके स्रोत के मध्य विभवांतर क्या होगा? V1। V1 आप कैसे निकालोगे? V1 इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C1 और V2 इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, अब आप Q निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब V1 निकाला। तो V1 क्या होगा? आपको Q पता है, आपको वही Q तो आप निकाल लिया। और आप बताओ V1 इक्वल टू क्या होगा? V1 इक्वल टू होगा Q बाई C1। आपको पता है Q, आपको पता है Q बाई C1। V2 कैसे निकालोगे? V2 इक्वल टू क्या होगा? Q बाई C2। क्यों? आपको बताएं कि जो Q यहां पर है वही Q यहां पर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। जो Q इस संयोजन पर आएगा, जो कुल आवेश इस संयोजन पर आएगा वही आवेश इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो आप Q यहां से निकालेंगे और इस Q को आप यही मानोगे। जो Q यहां पर है वही Q यहां पर है, वही Q यहां पर है। अब आपको Q पता है, C1 पता है, V1 क्या हो जाएगा? Q बाई C1 और V2 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका Q बाई C2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक का सारा कुछ नोट कीजिए। इससे आगे की चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चे।
तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से नोट करो न्यूमेरिकल, इसके बाद के न्यूमेरिकल अब अगली वीडियो में हम नोट करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय।